हेलो स्टूडेंट। हम आज इस नए चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी विकास। यानी इस चैप्टर में हम मानव का कैसे विकास हुआ और हमारी पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य तारे कैसे बने, अर्थ कैसे बना, साथ में इसमें अर्थ पे जीवन का विकास कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे और ये सीखेंगे कि इन सब चीज़ों का आखिर विकास कैसे हुआ। तो उससे पहले आपको एक बेसिक टर्म जानना होगा, बिलियन और मिलियन। अगर 1 मिलियन बोला जाए, इसको हम बोलते भी हैं 1 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख आपका होता है, ठीक है, 10 लाख, या इससे बोलते हैं 10 पावर 6। ओके, या 1 बिलियन बोला जाए अगर, इसे हम 1 अरब बोलते हैं, या 10 की पावर 9 टाइम्स होता है, ठीक। ये दो चीज़ ध्यान रखना, 1 मिलियन 10 पावर 6 और 1 बिलियन बोला 10 पावर 9, ये दो टर्म याद रखना। क्योंकि जबकि अर्थ का विकास पढ़ोगे, इसमें आपको दिया जाएगा करोड़ों साल पहले या मिलियन वर्ष पहले, बिलियन वर्ष पहले ये वर्ड यूज किए जाएंगे। उसके लिए हमको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़े, मतलब पहले से नॉलेज होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर हम आपके बुक से ही डायरेक्ट मतलब स्टडी कराते हैं आपको और बुक से ही समझाते जाते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ऐसी कहानी है। क्योंकि इसमें हमको सीखना क्या है, हमको देखना क्या है, हम इसमें देखेंगे भाई कैसे चीज़ों का विकास हुआ। तो ये आप खुद से मेमोराइज करोगे तो ये एक्चुअली में एक कहानी है, हमारी पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, ठीक। तो अगर आप देखेंगे इसमें कहा गया पृथ्वी जीव के रूप में इतिहास का अध्ययन, यानी पृथ्वी पर जीव रूपों जितने जीवित चीज़ें हुई हैं उनके इतिहास मतलब उनका कैसे विकास हुआ है, इन चीज़ों का अध्ययन करना ही आपका विकास या इवोल्यूशन कहलाता है। और सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ नोटिस करना होगा, एक बात आपको इसमें ध्यान रखना, रॉबर्ट स्पेंसर ने विकास शब्द का यूज किया था। किसने किया था? रॉबर्ट स्पेंसर ने। उन्होंने किस पे किया? पादपों या जंतुओं में करोड़ों वर्ष पूर्व धरती में हुए परिवर्तन को समझने के लिए जीवन को, ऐसा समझो ना। हुआ क्या, जब अर्थ का बनने वाला था, अर्थ से पहले क्या बना? हमारा यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अगर बात करें हमारे यूनिवर्स की तो मिल्की वे गैलेक्सी या इसे आकाश गंगा भी बोला जाता है, आकाश गंगा, ठीक। ये हमारी गैलेक्सी का नाम जिसमें हम लोग, जिसके अंदर हमारी अर्थ है, ठीक। अब कहते हैं कि हुआ क्या, जब अर्थ की शुरुआत हुई, अर्थ की शुरुआत ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा गोला था। आप इमेजिन करो, मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप इमेजिन करते जाओ। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उसमें आप सब डिटेल में देखोगे। तो वह क्या, एक बहुत बड़ा गोला था, ऐसा समझो। उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी थी। अगर ये सोचो कोई किसी चीज़ में अगर एनर्जी है तो वो कैसा होता है? अनस्टेबल। वह अपनी एनर्जी को निकाल के स्टेबल की तरफ भागना चाहता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, सारी चीज़ें स्टेबलाइज होना चाहती हैं, जिसके लिए वो एनर्जी का लॉस करके वो स्टेबल बनना चाहती हैं। खुद ही सोचो, अगर आपको तावे पे बैठा दिया जाए, क्या आप स्टेबल हैं? तावा गर्म होगा तो आप उससे भागने की कोशिश करेंगे। सेम एग्जैक्ट एनर्जी कहीं भी होगा, एनर्जी किसी भी चीज़ में अगर होगा, वो बंदा अनस्टेबल होगा। तू चाहेगा उस एनर्जी को किसी और को ट्रांसफ़र करके वो स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। सेम ऐसे ही कुछ हुआ हमारे यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं। तो हुआ क्या, अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो जिस गोले की बात हम करें, बहुत बड़ा गोला था, उसमें बहुत सारी एनर्जी थी। वो गोला अंदर से ही एनर्जी के कारण
एनर्जी के कारण इतना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा उसमें, जिसके कारण वह जैसे बम फूटता है वैसे ही वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद जितनी भी चीज़ें थी, अगर हम एक गोले की बात करें, जब यह अंदर से ब्लास्ट हुआ तो इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो चारों तरफ फैलने लगी, चारों तरफ फैलने लगी। यानी अगर आप बात करें, एक गोला लें या गुब्बारा लें जिसमें रेत भर दें, और गुब्बारा फटने के बाद जैसे रेत, आप देखते हो रेत बाहर निकलता है, चारों तरफ छिड़ जाता है, वैसे कुछ ऐसे है हमारे यूनिवर्स के साथ। इसमें जितनी भी गैलेक्सीज थी, जितने भी ग्रह थे, सब सारे फैलते गए। यही नहीं, आज तक आज तक ये सभी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वो जो टक्कर हुआ, वो जो ब्लास्ट हुआ था, बहुत ही बड़ा ब्लास्ट था, जिसे एज ए फिजिकल क्वांटिटी में हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि लंबाई को हम मीटर पर मापते हैं, तो उसमें जो ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट होने पर उसमें कितना मोमेंटम था, क्या था, ये सारी चीज़ कैलकुलेट करने में साइंटिस्ट असमर्थ रहे, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं कि उसे वो मेजर कर पाए। तो जब ब्लास्ट हुआ, इससे सारी चीज़ें फैलने लगी, सब एक दूसरे चीज़ पर भागने लगी। उसमें जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें सिर्फ डस्ट पार्टिकल थे, कुछ गैसेस थी, ठीक है। मैक्सिमम इसमें जितने भी ग्रह हैं, जितने यूनिवर्स हैं, मैक्सिमम 95% ग्रहों पे क्या है, गैसेस है। क्या है, गैसेस। तो हुआ क्या, ढेर सारी गैसेस थी। अब हमारे यूनिवर्स की बात हम करें तो से मतलब ऐसे चीज़ें फैलती गई फैलती गई, तो जो सन बना आपका, सन एक्चुअली जो बना उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा एनर्जी। आप सन को देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी थी एक्चुअली। जब टुकड़े हुए उसमें उसमें सन एक ऐसा टुकड़ा हुआ जिसके पास खुद की बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, मतलब एज ए बहुत ही ज़्यादा भी एनर्जी थी। सन हमारे पृथ्वी से इतनी दूर होने के बाद भी यहाँ पर उसकी सनलाइट पहुँचती है। तो सन, और सन पर भी ऐसे नहीं, सन पर भी बहुत सारी गैसेस थी। वो ग्रेविटेशनल फील्ड से, ग्रेविटी जैसे लगती है ना, ग्रेविटी फील्ड से वो इकट्ठे हो गए और एक एनर्जी सोर्स बने सन। उसके साथ साथ और जिक्र रहे थे, उसमें भी सेम ही प्रक्रिया हुई। कैसे धीरे धीरे क्या हुए, आप ग्रेविटी से कंडेंस होते गए। जैसे हमारी अर्थ की बात करें तो सन बना, सन के बाद धीरे धीरे ग्रह बने जो सन की तरफ चक्कर लगाने, क्योंकि सन एक बहुत बड़ा मास था और साथ बहुत बड़ी एनर्जी थी, जिसके चारों तरफ और सारे ग्रह चक्कर लगाने लगे। एज हमारी अर्थ भी उसका चक्कर लगा रही है सन का, ठीक है। तो अर्थ की बात करें, अर्थ में शुरुआत में क्या, डस्ट पार्टिकल थे ढेर सारे, बहुत सारे गैसेस थे, हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन मिलके हीलियम का फॉर्मेशन कर रहे थे। इनिशियल में अगर बात पूछा जाए, हमारे एटमॉस्फेयर, पता है हमारे इनिशियल में, शुरुआत में हमारी पृथ्वी पर अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। तो उस समय हाइड्रोजन थे क्या, उसमें केवल क्या था, हाइड्रोजन गैस था। ये हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर हीलियम गैस का फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्रेविटी की वजह से जो गैसेस थी, कुछ डस्ट पार्टिकल थे, आपस में इकट्ठा होने लगे। जब डस्ट पार्टिकल इकट्ठा होने लगे, एक गोले का फॉर्मेशन किए, जो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन की, यानी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और एक बात ध्यान रखना, उस समय ओजोन नाम की जो लेयर है, जो हमें सन की कॉस्मिक रेडिएशंस या यूवी रेडिएशंस बोले, खतरनाक जो कि रेडिएशंस आ रहे हैं उनसे हमको बचाती है, तो ओजोन भी नहीं था शुरुआत में। ना ही आपकी ऑक्सीजन गैस नहीं थी, थूक तो उसमें क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। हाइड्रोजन गैस मिलकर अपन हीलियम को फॉर्मेशन करती थी। ओजोन उस समय नहीं था। साथ में क्या हुआ, उस समय हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर था, अगर हम बात करें अर्थ का टेम्परेचर, वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के पास था। 800 डिग्री सेल्सियस भी बहुत होता है। जो आप खाना बनता है घर पे, वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे खाना बनता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में अगर उसमें हाथ डालते हैं, हमारा हाथ कितना जल जाता है, मतलब जलने की बात छोड़ो, कट के गिर न जाए। सोचो उसमें 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था।
तो इतना टेम्परेचर होने के बाद क्या हुआ, जब अर्थ कंडेंस हुई, कंडेंस मतलब इकट्ठा होकर एक गोले का फॉर्मेशन की, तो उसमें लावा का फॉर्मेशन हुआ, लावा, जिससे आपकी मेथियंस गैसें निकली। लावा में आपकी मेथेन गैसें निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, नाइट्रस N2O निकलते, ठीक है, CO2 थी, सॉरी N2O नहीं, अमोनिया थी, अमोनिया, ये सारी गैसेस थी। ऐसे नहीं H2O भी था, H2O डिस्ट्रॉय होता था, टूटता था H2+O2 ऑक्सीजन में। तो उस समय इन्वायरमेंट में ये सारी गैसेस थी, प्रेजेंट थी, क्योंकि वो आपकी जो लावा थे वो निकलते थे, लावा से बहुत सारे टेम्परेचर्स निकलते, साथ में CH4 CO2 अमोनिया जैसी गैसें निकलती थी। UV रेडियो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो होती नहीं थी उसमें, ऑक्सीजन थी नहीं इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी भैया, इसलिए हम ध्यान रखना उसमें, क्योंकि सारे हाइड्रोजन गैसेज ही थी, प्रेजेंट थी। जब आपका H2O टूटता था, H2O की बात करें, अगर इस पर UV रेडिएशन पड़ती थी, H2+O2, हाफ O2, अब हाफ O2 से धीरे धीरे ऑक्सीजन बनने लगा, ऑक्सीजन टूट के ओजोन का फॉर्मेशन कर लगा, धीरे धीरे गैसेस का बनने, गैसेस बनने लगी, और साथ में जो ऑक्सीजन बनती थी इवॉल्व होती थी एज एटमॉस्फेयर, थोड़ा बाहर जाती थी, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था, तो गैस का इस मतलब उड़ने लगती थी। जब ये गैस ऊपर जाती थी, वहाँ से फिर से बारिश वर्षा के रूप में नीचे धीरे धीरे गिरने लगती, और धीरे धीरे जब बारिश होने लगी, लगातार करोड़ों, कई वर्षों तक, कई करोड़ों वर्षों तक बारिश होती रही। उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, तालाब बने, झील बने, नदियाँ बनी, धीरे धीरे जो गड्ढे थे सब पानी से भरने लगे। उसके बाद धीरे धीरे यूनिसेलुलर्स का, प्रोकैरियोट का, फिर यूकैरियोट्स का, प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद एज लाइक फिर विकास होता गया, ढेर सारी स्पीसीज आई, और ढेर सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे यहाँ डायनासोरस थे, वो भी एक समय था, वो 200 साल तक राज किए थे हमारे अपनी अर्थ पे। उसके बाद किसी कारणवश वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। फिर धीरे धीरे और एनिमल्स का विकास हुआ, और धीरे धीरे फाइनली हमारा विकास हुआ, जो कि इस समय के सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। हम क्या हैं? एनिमल्स ही तो हैं। एनिमल्स में मैमल हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स, जटिल प्रक्रिया, जटिल संरचना है हमारी बॉडी की। अब इस चैप्टर में बस यही दी गई, लोगों ने, ढेर सारे साइंटिस्टों ने अपनी हाइपोथेसिस दी है कि भैया अर्थ का निर्माण कैसे हुआ। कुछ लोग का कहना है कि अर्थ का निर्माण भगवान आए, ऐसे उठा के बना दिए सबको, मैंने आदमियों को बनाया, मतलब जानवरों को बना दिया, प्लांटों को बना दिया। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे भाई, उन्होंने केमिकल रिवोल्यूशन की बात की, अकार्बनिक चीज़ों से कार्बनिक चीज़ों का बनना, मतलब डिफरेंस आए, मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस, अवधारणा दिया। लेकिन सच, सच का पता ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो तो हमारे पास्ट है, भविष्य में वो तो बीत चुका है। तो हम केवल क्या एज ए हाइपोथेसिस, मतलब सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं पता है, तो हम उसे अनुमान से ही जान सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ब्रह्मांड का, उसमें हमारे गैलेक्सीज बनी थे, और उसमें हमारा अपना सोलर सिस्टम में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ पे धीरे धीरे गैसेस कंडेंस हुई, ग्रेविटी से वो इकट्ठा हुई, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर रहने लायक हुआ, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ। अब हम एक एक चीज़ें करके सीखते चलते हैं, आखिर जीवों का विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें परिवर्तन आए, ये सारी चीज़ें हम आपके बुक से ही डिस्कस करते चलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वहाँ पर मार्क कर दूंगा, आपको बस वही पढ़ना होगा। इसमें तो आपको बस यह रॉबर्ट स्पेंसर ने विकास शब्द का यूज किया, फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ पता नहीं होगी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं है, विकास, तारों, पृथ्वी, ब्रह्मांड का कैसे विकास हुआ, इस सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति मतलब किसी चीज़ का बनना, यानी लाइफ कैसी, लाइफ की शुरुआत कैसी हुई। अर्थ बन गया, चलो ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन में बता दिया, अर्थ बन गया भाई, उसमें जीवन का विकास होना स्टार्ट हुआ।
आप कहते हैं साइंटिस्ट, वो पहली कौन सी सेल थी भैया जिसमें स्व रेप्लिकेशन की क्षमता थी? ऐसा कौन सा सेल था जो अपने सेल से दूसरे सेल का फॉर्मेशन कर सकता था? ये सारी चीजें साइंटिस्ट बड़े परेशान थे भैया। वो पहला सेल कौन सा था जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता थी? अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ की ओरिजिन के बारे में। जीवन की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड के इतिहास में एक अति विशिष्ट घटना मानी गई। ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति है, कहीं कहीं अपने अंदर ये बहुत विशिष्ट घटना है, मतलब बहुत ही अजीब घटना है। क्यों? क्योंकि भैया यूनिवर्स जो ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में हमारे यूनिवर्स गैलेक्सीज, उसमें हमारे अर्थ का फॉर्मेशन, उसमें जीवन की उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें एक दिन थोड़ी ना हुई है। करोड़ों वर्षों, 20 करोड़ 20 बिलियन ईयर्स को, 20 बिलियन साल लग गए इससे, या 20,000 करोड़ से लगा। ब्रह्मांड, ये आपको ध्यान रखना होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इतने करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 20,000 करोड़, सॉरी, 20,000 करोड़ वर्ष पहले मानी गई ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मांड में ढेर सारे आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा नहीं है एक्चुअली। तो जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में अपनी गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, ऐसे ढेर सारी गैलेक्सीज हैं। ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, कोई एक नहीं है। और प्रत्येक आकाशगंगा, देखने का अनेकों आकाशगंगाओं का विशाल समूह, एक नहीं विशाल, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में सितारे हैं, कैसे हैं, बादलें हैं, धूलकण है, सब ढेर सारी मैंने चीज बताया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखो, एक बिग बैंग थ्योरी नाम की चीज है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी, इसका मेन मोटो क्या था? इन्होंने बताया यूनिवर्स की, यानी ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ। तो आपके लिए पॉइंट यही होगा, बिग बैंग थ्योरी, आप इसे लिख नोट कर लीजिए। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा महाविस्फोट के सिद्धांत, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें चीजें एक दूसरे से दूर भगती गई। फाइनली ये जो टक्कर हुआ, ये बिग बैंग थ्योरी के आंसर बताया गया था ना। ये महाविस्फोट हुआ जिससे चीजें एक दूसरे से फैल रही हैं। अब फाइनली हमारे ब्रह्मांड का विकास हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार होने के, देखो, ब्रह्मांड का विस्तार होने से इसके तापमान में कमी, धीरे धीरे जब चीजें दूर जाएंगी, दूर आने धीरे धीरे क्या, उसमें टेम्परेचर भी कम होने लगा। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों का निर्माण हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ आपके लिए दूसरी पॉइंट यहाँ पर हुआ, कुछ समय हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण कारण ये संघनित हो गए, कंडेंस हो गए। मैंने बताया ग्रेविटी के कारण क्या हो गए, कंडेंस हो गए, संघनित हो गए। वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और हमारे गैलेक्सी का जो नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, आपको ये ध्यान, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी का निर्माण, आकाशगंगा देखा, आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी का निर्माण 4.5 बिलियन, तो 1 बिलियन 1 अरब, ठीक है, 450 करोड़ 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया, यानी जो हमारी अर्थ थी। आप एक नोट्स में आप एक पॉइंट ध्यान रखना, इस पॉइंट्स को अलग अलग करके लिखते जाना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई, और उसके बाद हमारी जो अर्थ बनी 450 करोड़ वर्ष पहले बनी, ठीक है। पृथ्वी पर सौरमंडल नहीं पाया गया। मैंने आपको बताया ना, पृथ्वी पर इनिशियल में जब शुरू में हुआ तो उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन के साथ साथ भैया उसमें वायुमंडल नहीं था। जो हमारे इसमें एटमॉस्फेयर है, जो हम बोलते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है। एटमॉस्फेयर में ढेर सारे गैसेस हैं, ये सारी कुछ नहीं थी भैया इनिशियल में। आपको ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर वायुमंडल भी नहीं पाया गया। देखो, उसके बाद जलवाष्प, मीथेन, कार्बन, अब ये गैसेस का नाम लिखने नहीं है। जलवाष्प, जल हो गए वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि पृथ्वी में पाए जाने वाले गलित पदार्थों में मुक्त हुए। वो क्या हुआ, जब लावा निकला, लावा से आपकी H2O निकली, लिख लेना आप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये गैसेस आपकी निकलती गई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी किरणें, यूवी रेडिएशंस,
H2O को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के में खंडित, मैंने अब तो बताया। जैसे कि आपकी H2O क्या है, टूट के H2O प्लस हाफ O2 में बनने लगा। H2O टूट कर जिस हाइड्रोजन मुक्त हो गई बची हुई ऑक्सीजन। अब कहते हैं इसके बाद आपको नोट करना होगा, जैसे कि जब H2O टूटा, H2O को हमने बात करते हैं, H2O जब टूटा, H2 प्लस हाफ O2, जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, ऑक्सीजन मुक्त हुआ। ये क्या करता था, मीथेन से रिएक्ट करके CO2 गैस बनाता था, और वहीं अमोनिया से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाता था। ठीक है, साथ में जो बची हुई आपकी हाइड्रोजन रिलीज हो जाती थी, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। और CO2 गैस तो आपका है ही, ये गैस ही है। तो जो CH4 गैस थे वो भी टूट के CO2 का, अमोनिया भी NO2 नहीं, केवल NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड। अमोनिया भी आपके टूट के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी थी। यानी जितने भी गैस आपके लावा से निकले वो सारे सारे आपके टूटते गए, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, यानी लावा से ये ढेर सारे आपकी गैसेस निकल के बाहर हुई। ठीक है, जिससे सारी की गैसें आपकी निकल रही थी। CH4, इस यहाँ पे आपकी H2O निकली, CH4 निकली, अमोनिया गैस निकली, ठीक है, CO2 गैस निकली, सारी गैसेस निकल रही थी इस लावा के थ्रू। तो H2O टूटता था, H2 प्लस हाफ O2 में जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो मीथेन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया, अमोनिया से यही ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। ऐसे ढेर सारे, ऐसी कोई एक घटना नहीं थी, बहुत जगह ऐसे जगह जगह पर लावा निकलते गए और ढेर सारी ऐसी ऑक्सीजन रिलीज होती गई। और फाइनली पता है, ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पर भी यूवी ने अपना कमाल किया, और ये ऑक्सीजन टूट गए, और जो बची हुई ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन रिएक्ट करके ओजोन बनाती है। ऑक्सीजन टूटा OO में, और ये जो निसर्ट ऑक्सीजन है, ये निसर्ट ऑक्सीजन, इसे निसर्ट बोलते हैं, नवजात, ठीक है, नवजात हाइड्रोजन ने बचे हुए ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन गैस का फॉर्मेशन किया। ये ओजोन गैस फाइनली आपके एटमॉस्फेयर पे धीरे धीरे ओजोन परत का फॉर्मेशन करने लगी। ठीक, उसमें बात हम अपना आगे बढ़ते हैं। जो हाइड्रोजन गैस तो ऑक्सीजन गैस विखंडित कर दिए गए, जिसमें हाइड्रोजन मुक्त हो गई तथा बची ऑक्सीजन अमोनिया मीथेन के साथ अभिक्रिया करते हैं। या आप ये रिएक्शंस लिख लीजिएगा, मैंने जो आपको नोट्स कराया बस वही चीज़ें हैं, बार बार आपको बताई जा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का निर्माण हुआ, इसी साथ पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का, मैंने बताया ना, ऑक्सीजन टूट कर कैसे O में मुक्त हुआ, फिर ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन परत का धीरे धीरे अर्थ के चारों तरफ निर्माण हो गया। जब ये ठंडा हुआ तो जलवाष्प के रूप में धरती, जो ये ओजोन थी, ओजोन परत का फॉर्मेशन हुआ, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होकर आपकी एटमॉस्फेयर में जाती थी। जब वो ठंडा होते थे पानी के रूप में बारिश हुई। ये उसके बाद जब बारिश लगातार कई करोड़ वर्षों तक बारिश होती गई, तो उसमें क्या हुआ, आपके जो महासागर थे, नदियाँ थे, झील थे, उसमें क्या हुआ, पानी भरने लगा। पृथ्वी बन जाने के लगभग 50 करोड़, पृथ्वी बनने के बाद 50 करोड़ यानी 500 मिलियन वर्ष बाद पृथ्वी पर का जीवन का विकास हुआ। यह लगभग 400 करोड़ साल बाद माना गया। तो ऐसा समझो ना, 450 करोड़ वर्ष पहले आपकी क्या पृथ्वी बनी, और 50, वही इन्होंने बताया ना, 500 मिलियन ईयर बाद, या आप बोलो तो 50 करोड़ बाद, 450 करोड़ वर्ष पहले आपकी पृथ्वी बनी। उसके 50 करोड़ बाद बोले तो 400 करोड़ साल पहले आपकी क्या बनी, अर्थ पे जीवन का विकास होना स्टार्ट हुआ, जीवन का आरंभ होना स्टार्ट हुआ। तो आप लिखेंगे क्या, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिले, ठीक है। 20 बिलियन ईयर एगो, आप उसको करोड़ में कन्वर्ट कर लें, 20,000 करोड़ आपकी यूनिवर्स ब्रह्मांड बनी। यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड बनी। उसके बाद लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, या 450 करोड़ साल पहले, ठीक है, आपकी अर्थ बनी। ठीक है, इसके 50 करोड़ बाद, 50 करोड़ साल बाद, या बोले तो 5 बिलियन या 5 बिलियन ईयर बाद, ठीक है, 4 बिलियन ईयर एगो आपकी लाइफ, जीवन का बनना स्टार्ट हुआ। आपकी बुक में लिखे हैं सब पॉइंट्स, आप उसको
नोट कर लीजिएगा, वही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर जीवन की ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पूछता है तो आपको ये पॉइंट्स आपको नोट मतलब लिखने ही होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, इसे इमेजिन करेंगे। आखिर बिग बैंग थ्योरी के थ्रू कैसे ब्लास्ट हुए, उसके साथ साथ कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सी बनी, अर्थ बना, तारे बने, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। बात लगभग 20 बिलियन साल पहले की बात है, जब हमारा यूनिवर्स एक छोटा गोला था जिसमें विस्फोट हुआ। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि आज तक हमारी पृथ्वी एक्सपेंड हो रही है। अब बात करते हैं बिग बैंग के बाद। बिग बैंग होने के बाद यूनिवर्स फैलता चला गया, जिससे स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट का निर्माण हुआ। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण भी इसी से हुआ था। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी लाइट एलिमेंट से सूर्य बना और हैवी एलिमेंट से प्लैनेट्स बन गए। आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी एक रॉकी मास स्ट्रक्चर के रूप में सन के चक्कर लगा रही थी, जिस पर किसी जीव का होना पॉसिबल ही नहीं था। सुपरनोवा रेडिएशन की वजह से पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी। उसकी सरफेस पर वोल्केनिक इरप्शंस होने लगे और साथ में काफी सारे उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराने लगे। इस दौरान पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी थी कि वो पिघलने लगी। हैवी एलिमेंट्स जैसे कि आयरन पिघल के पृथ्वी के सेंटर में आ गए और हल्के एलिमेंट्स पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंच गए। इन सब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पृथ्वी की लेयर्स बनी। यह माना गया है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान मार्स के साइज का एक प्लैनेट हमारी पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी डस्ट से एक बड़ा सा बादल बना, जिसने धीरे धीरे चंद्रमा का रूप ले लिया और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। पृथ्वी से टकराने वाले उल्कापिंड अपने साथ वो मिनरल्स लेकर आए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी थे। आज से 3.9 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का निर्माण। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होता गया और वो शांत होती गई। इस समय पृथ्वी की रोटेशन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक दिन सिर्फ 15 घंटों का होता था। समय के साथ साथ पृथ्वी और ठंडी हो गई और इसी के साथ समुद्र और द्वीप का निर्माण हुआ। लगभग 3.2 से 2.4 बिलियन ईयर्स पहले फोटोसिंथेटिक जीव जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पानी के अंदर इन जीवों ने स्ट्रोमेटालाइट्स जैसी रॉक्स का निर्माण किया, जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज किया और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। अब तक केवल पानी के अंदर ही जीवन था, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर रेडिएशन से बचने का कोई तरीका नहीं था। उस वक्त एटमॉस्फेयर में मीथेन सबसे ज्यादा थी। मीथेन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कम मात्रा में होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव अभी बहुत कम था, जिस वजह से अर्थ जमने लगी और अगले 300 मिलियन ईयर्स तक वो बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ये पृथ्वी का पहला आइस एज था। इस दौरान ऑक्सीजन बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर काफी स्ट्रॉन्ग हो गई, जिस वजह से अब धरती की सतह पर भी जीवन होने के आसार बढ़ने लगे। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और पृथ्वी एक बार फिर से सामान्य स्थिति में आ गई। इसके बाद फंगी का निर्माण हुआ और वो खुद को विकसित करने लगी। धीरे धीरे समुद्र में समुद्री पौधे उगने लगे। इसके बाद जमीन पर तरह तरह के पौधों का जन्म हुआ और समुद्र में मछलियों का जन्म हुआ। तिक्तालिक मछली वो पहली मछली थी जो पानी से बाहर सतह पर घूमने लगी। उसका सर कुछ कुछ क्रोकोडाइल के जैसा फ्लैट था और उसके फिन्स जमीन पर पैरों की तरह काम करते थे। जमीन पे चलने के कारण ये विकसित होके टेट्रापॉड्स बने। टेट्रापॉड्स यानी कि वो जीव जिनके 4 पैर होते हैं।
जो धरती पर आसानी से चल सकते थे और आगे चल के विकसित होके इनसे नए जीव जंतुओं का जन्म हुआ। इसके बाद एक बार फिर से पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे धरती का तापमान और भी ज्यादा गर्म हो गया। लगभग 90% जीव इस बदलाव को सहन नहीं कर पाए और खत्म हो गए। जो जीव इस बदलाव को झेल गए वो एक नई प्रजाति में विकसित हो चुके थे और अब एक नए युग का आरंभ होने वाला था। और वो युग था पृथ्वी के सबसे भारी भरकम विशालकाय जीव डायनासोर का। डायनासोर्स की काफी सारी प्रजातियां थी। कुछ पानी में रहते थे, कुछ जमीन पे रहते थे, कुछ हवा में उड़ते थे। और यही सब प्रजातियां आगे चल के नए जीव जंतुओं में विकसित हुई। डायनासोर्स ने काफी लंबे वक्त तक पृथ्वी पर राज किया और फिर एक दिन एक एस्टेरॉइड पृथ्वी की सतह से टकरा गया, जिस वजह से तापमान गिरने लगा और पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर बड़े जीव इसकी चपेट में आ गए। इसी के साथ पृथ्वी के विशालकाय जीवों का अंत हो गया। डायनासोर के जाने से एक नई प्रजाति को फलने फूलने का अवसर मिला। वो प्रजाति थी मैमल्स की।